बताना है DMPA। DMPA का फुल फॉर्म होता है डिपोट ब्रोडॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेस। ये आप इसमें इमेज ये देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डंपा के बारे में। तो इसे हम सूट नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट में इसे यूज़ किया गया था एज ए मेडिसिन, लेकिन 1992 में इसे कंट्रासेप्टिव के लिए मान्यता मिली और इसे यूज़ किया जाने लगा। बात करते हैं ये कितने समय में हम इसको देते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रत्येक 3 माह में या फिर 12 हफ्ते में। कितने 3 माह या फिर 12 वीक में ये यूज़ किया जाता है। कि सामान्यतः स्पाइनल एनेस्थीसिया या स्पाइनल कार्ड के किस लेवल पर दिया जाता है। तो आप इसमें देखें कि यदि हम इस पिक्चर को देखते हैं, यदि आप इस पिक्चर को देखें तो इसमें आपको दर्शाया गया जो रूट है वो यहाँ आपको दिख रहा है कि ये जो रूट है ये किस लेवल पे है। तो ये जो लेवल आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कहलाता है L3 और L4 लेवल। कौन सा कहलाता है? L3 और L4 लेवल। अब आप यहाँ देखिए कि ये जो L3 और L4 का लेवल है, यहाँ जो स्पाइनल कॉर्ड आपकी आ रही है, जो स्पाइनल कॉर्ड ये आ रही है ये यहाँ आके ख़त्म हो रही है। ये L1 की तरफ ख़त्म हो रही है और उसके नीचे आपकी ये नहीं आ रही है। तो जो स्पाइनल की जो मेडिसिन रहती है वो कहाँ दी जाती है? L3 और L2 L4 लेवल पे, L3 और L4 लेवल पे दी जाती है। अब यदि हम इसकी रूट के बारे में बात कर लें तो इंट्राथीकल रूट इसे कहा जाता है। कौन सा? इंट्राथीकल रूट कहते हैं। इंट्राथीकल, ठीक है, इसे कहते हैं इंट्राथीकल रूट या सब एक्रोनॉइड स्पेस। इसका दूसरा नाम क्या है? सब एक्रोनॉइड स्पेस है। RH फैक्टर के बेमेल होने से हो सकता है। तो पहले आप ये समझिए कि RH फैक्टर की बेमेल क्या कहलाता है। तो आप देखिए कि RH फैक्टर से पहले आप जानिए कि ये देखिए ये ब्लड ग्रुप होते हैं। ये आपको जो इमेज में दिख रहे हैं ये सब ब्लड ग्रुप होते हैं। इसमें जब ब्लड ग्रुप में जो वुमेन है या जो मदर का ब्लड ग्रुप आपका नेगेटिव RH फैक्टर में रहे और जब जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव में रहे, तब वुमेन के ब्लड के अंदर ये वाला रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन जब इसमें होता है तो वुमेन के अंदर इसके एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब बच्चा कंसीव करता है तो उसमें विशेष प्रकार के एंटीबॉडी होने के कारण वो बच्चे को फॉरेन बॉडी समझता है और उसकी वजह से जो रिएक्शन होता है उसे बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलेसिस। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलेसिस। तो यदि किसी व्यक्ति में जब मुंह से दुर्गंध आती है तो उसकी जो श्वास है वो क्या होती है? गंदा श्वास होती है। गंदा पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं गंध पर, और गंधक की योग्य पैदा करने वाले जीवाणु रहते हैं। और उसके अलावा एक चीज़ नहीं होती है, वो नहीं होती क्या? कार्बन की यौगिक पैदा करने वाले जीवाणु नहीं पाए जाते हैं। ये कथन असत्य है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पैर के घाव से लगातार खून बह रहा है तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? तो जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को घाव से लगातार खून बह रहा है तो इस इमेज में देखिए आप उसमें क्या करेंगे? टाइट बैंडेज करेंगे। टाइट बैंडेज करने के बाद में उसे आप जहाँ से खून बह रहा है उस जगह साफ और उसे अच्छी पट्टी के दबाव से उसे बांध देंगे। क्या करेंगे? जिस जगह से खून बह रहा है उस जगह पर साफ और विसंक्रमित पट्टी से सीधा दबाव
बनाते हुए पट्टी को बांध देते हैं। तो ये जो प्रोसेस आपको इमेज में भी दिख रही है, ये प्रोसेस उसमें करके इसे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट प्रदान किया जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर सी सही है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित से कौन सा रोग व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंध है। स्क्रैबी जो रोग है ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होता है। इसके अलावा रिकेट्स की जो बीमारी है, ये रिकेट्स की बीमारी विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है। माइग्रेशन सिर में होने वाला तीव्र दर्द होता है। और हुकबर्न इन्फेक्शन, जैसा कि आप ये इमेज में देख रहे हैं, ये पूरी चेन होती है जिसकी वजह से हुकबर्न इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो हुकबर्न इन्फेक्शन जो क्या है, गंदगी की वजह से जब व्यक्ति सही तरीके से हाथ नहीं धोता है, नंगे पाँव घूमता है, तो उसमें जो बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, हुकबर्न इन्फेक्शन या बीमारी। अब आपको बताना है कि यदि निषेचित सामान्य गर्भाशय गुहा से बाहर प्रत्यापित या विकसित होता है तो उसे कहते हैं। तो आपको पता है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी आपकी ये होती है, इस टाइप से आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो रहती है वो आपकी, ये जो इमेज आपको दिख रहा है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। हाइड्रोफॉर्म मोल आपको कुछ इस प्रकार से दिखेंगे और सोनोग्राफी में यदि आप इसे देखोगे तो ये सोनोग्राफी में आपको इस प्रकार से नज़र आएंगे। पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी कहलाती है कि बच्चे की 9 मंथ से ज़्यादा यदि कंसीव पीरियड हो जाता है तो वो पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी कहलाती है। तो इन सभी जो इमेज में आपने देखा कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो इमेज है इसमें आपको दिख रहा है कि जो बच्चा है ये आपका यहाँ इम्प्लांट होना चाहिए था, जबकि यहाँ से ना होके ये आपका इस एरिया में इम्प्लांट हो रहा है। यदि इस एरिया में इम्प्लांट हो रहा है तो मतलब ये आपके गर्भाशय से बाहर इम्प्लांट हो रहा है। और यही इसका इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सामान्यतः यदि किसी गर्भाशय से बाहर प्रत्यापित हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब आपको बताना है कि कौन सा मच्छर ताज़ा पानी के संक्रमित संघर्ष में प्रजनन करता है। आपके जो ऑप्शन है वो है आपके एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, एडिस और मैनसोनिया। तो आपको बताना चाहते हैं कि ये जो एनाफ्लीज मच्छर होता है ये आपका गंदे पानी में होने वाला मच्छर होता है। इसके अलावा क्यूलेक्स मच्छर आपको जो बीमारी आपकी फैलाता है वो फैलाता है वेस्ट नाइल फीवर, और ये भी गंदे पानी में होने वाला मच्छर है। एडिस मच्छर आपका साफ पानी में होने वाला मच्छर होता है, और ये जो मच्छर है ये आपको जो बीमारी फैलाता है उसको बोलते हैं डेंगू। कौन सी बीमारी है, वो है आपकी डेंगू की जो बीमारी है वो एडिस मच्छर के द्वारा फैलाई जाती है। और मैनसोनिया जो बीमारी है ये माइक्रोफाइलेरिया पैराइट्स की जो बीमारी होती है, फाइलेरियासिस की जो बीमारी होती है, हाथी पाँव की जो बीमारी होती है वो मैनसोनिया के द्वारा फैलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्वास्थ्य समस्या में प्रकाश चिकित्सा लाभदायक हो सकती है। जब किसी बच्ची में एक विशेष प्रकाश की किरणों द्वारा, एक विशेष प्रकार की किरणों के द्वारा किसी भी चिकित्सा को कंप्लीट किया जाता है तो वो किस बीमारी में किया जाती है। तो एक्जिमा आपकी स्किन की एक बीमारी होती है। एक्जिमा होती है आपकी स्किन संबंधित बीमारी। सोरायसिस सेम स्किन की बीमारी होती है। शरीर का जला हुआ बाग, यदि किसी व्यक्ति या किसी बच्चे का शरीर जल जाता है तो उसे हम प्रकाश संबंधित लाभ नहीं देते हैं। और नवजात पीलिया एक ऐसी बीमारी है कि यदि किसी बच्चे को पीलिया की शिकायत हो जाती है तो उसे हम फोटोथेरेपी करके एक प्रोसीजर होती है, ये आपको इमेज में विशेष रूप से दिख रहा है। ये देखिए, ये फोटोथेरेपी की प्रोसेस कुछ इस टाइप से रहती है। इस फोटोथेरेपी में आपको ये जो 2 बच्चे दिख रहे हैं, इन बच्चों में ये आप देखिए कि एक ये बच्चा आपका स्वस्थ बच्चा है,
और ये जो बच्चा है आपका पीलिया ग्रसित है। तो इस टाइप के जो बच्चे रहते हैं इन्हें हम प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोथेरेपी की जो विशेष प्रकाश के द्वारा हम इस बीमारी को क्योर करते हैं। अब आपको बताना है कि पित्त का निर्माण शरीर के किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो बेसिकली हमारे जो अंग हैं उसमें लीवर, अग्नाशय, पित्ताशय और छोटी आंत। तो ये आपका जो आंसर है वो है आपका यकृत या लीवर के द्वारा पित्त का निर्माण किया जाता है। लेकिन जो पित्ताशय होता है उसमें पित्त का या गॉल ब्लैडर होता है, उसमें ये आप इमेज यहाँ देख सकते हैं। इसमें क्या है, पित्ताशय में गॉल ब्लैडर में पित्त का इकट्ठा होता है, इसके बाद ये आपकी कॉमन डक्ट में जाकर फ्लूइड में मिल जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर वो है आपका यकृत। अब आप बताना है कि जन्म के समय वजन के शिशु को परिभाषित किया जाता है जब वजन, तो यदि कम वजन का जो बच्चा है, जन्म के समय कम वजन का वजन है जी, क्या है इसको कम वजन या लो बर्थ वेट, क्या बोलेंगे उसे हम LBW, लो बर्थ वेट या कम वजन के बच्चे को हम परिभाषित करेंगे यदि उसका वजन कम हो, कितने से 2 किलो से कम, 2.5 किलो से कम, 2 किलो 800 ग्राम या 300 ग्राम। तो यहाँ आपको ये इमेज दिख रही है, इस इमेज में हमने बताया है कि जो LBW का बच्चा होता है वो आपका कैसा दिखता है, इस टाइप से दिखता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 2 किलो 500 ग्राम से यदि किसी बच्चे का वजन कम होता है तो उसे हम LBW की कैटेगरी में रखते हैं, और यदि 2 किलो वजन से भी कम होता है तो वेरी लो बर्थ वेट की कैटेगरी में रखते हैं, और यदि 2 किलो 800 या 300 ग्राम उसकी वजन होती है तो ये बच्चे की कैटेगरी हम हेल्दी बच्चे की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, 2 किलो 500 ग्राम। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो पानी में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा अपघटन के लिए आवश्यक है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की मांग पानी के लिए। इसका आंसर क्या है, बायोलॉजिकल मांग जो है ऑक्सीजन की, ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकबर्न साइन इज फाउंड इन विच डिसीज, मैकबर्न साइन किस बीमारी में पाया जाता है। तो मैकबर्न साइन पहले आप देख लीजिए कि मैकबर्न साइन आपको कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये आपकी इमेज है, इस इमेज में आप देखिए, ये इमेज में आपको मैकबर्न साइन ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब यदि आपने ये इमेज देख ली है तो आप समझ गए होंगे कि ये किस बीमारी से हैं। तो ये मैकबर्न साइन कहलाता है, ये आपको जो दिख रहा है ये मैकबर्न साइन कहलाता है, और ये मैकबर्न साइन आपको काय में दिखता है, हाइड्रोसेफेलस या फिर जिसमें CSF आपके ब्रेन में इकट्ठा हो जाता है, उस बीमारी में ये जो साइन दिखता है इसको हम क्या बोलते हैं, मैकबर्न साइन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, हाइड्रोसेफेलस। सामान्यतः नाक के कैनुला द्वारा ऑक्सीजन देने की क्या दर या मात्रा होनी चाहिए। तो इसमें बेसिकली यदि हम आंसर की बात कर लें तो ये आपको फ्लो चार्ट के हिसाब से आपको ये दिख रहा होगा कि यदि ऑक्सीजन की मात्रा किसी व्यक्ति को देना है तो ये फ्लो चार्ट में आप यहाँ पे शो हो रहा है कि इसमें आपके 2 आंसर यहाँ पे सही थे, 1 से 4 लीटर और 4 से 6 लीटर। पर यदि आपको सही इसमें चूज़ करना है तो आप इसमें कौन सा चूज करेंगे, 1 से 4 लीटर की जो ऑप्शन है वो ज़्यादा सही है, इसलिए आप इसमें 1 से 4 की कैटेगरीज को सिलेक्ट करेंगे। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है, जल जनित रोग नहीं है। तो एक चीज़ आप बताइए को है कि यदि आप किसी व्यक्ति को टाइफाइड
जैसी बीमारी होती है, तो आपको पता है कि टाइफाइड की बीमारी आपकी होती है गंदे पानी से, हेपेटाइटिस ए की बीमारी होती है आपकी गंदे पानी से, और कॉलेरा हैज़ा ये आपकी गंदे पानी से होने वाली बीमारी है। लेकिन जो आपकी बीमारी है मीज़ल्स या खसरा की जो बीमारी है वो क्या है, वायरस जनस बीमारी है, और ये गंदे पानी से होने वाली बीमारी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, खसरा की बीमारी आपकी जल जनित या फिर पानी से होने वाली बीमारी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन है आपका, प्रसव उपरांत अवधि प्रसव के कितने सप्ताह बाद तक होती है। तो आपको बता दें कि यदि ये आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये आपको इमेज दिख रही है कि आपको यदि जो किसी बच्चे की डिलीवरी होती है तो उसमें जो मदर्स के अंदर जो भी ऑर्गन चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस में वापस रिवर्ट में कम से कम हमें देखा है कि ये 6 हफ्ते तक का समय इसमें लग जाता है। तो हम इस अवधि को क्या बोलते हैं, प्रसव उपरांत अवधि। क्या बोलेंगे, प्रसव उपरांत अवधि प्रसव के कितने सप्ताह तक बाद होती है। तो ये इसका आंसर है 6 सप्ताह तक उसमें लग जाता है टाइम। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि यूनिसेफ का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है। क्या उसका मुख्यालय जिनेवा में है, क्या न्यूयॉर्क में है, क्या नई दिल्ली में, या फिर इस्लामाबाद में है। तो आपको पता है कि जिनेवा का यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, आपका न्यूयॉर्क सिटी में है। और ये न्यूयॉर्क कहाँ है, ये है आपका यूनाइटेड स्टेट में। कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में न्यूयॉर्क है। और यदि आपका WHO का आपसे पूछ लिया जाता तो हम बताते कि उसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक और आप एक है यूनिसेफ का फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। तो यूनिसेफ UNICEF यूनिसेफ, इसका फुल फॉर्म यदि आपसे पूछ लिया जाए तो इसका फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। क्या होता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है। अब आपको बताना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFE का ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है। तो आपको ये बताना कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये एक हानिकारक गैस है और इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है आपकी ओजोन परत पे। अब ये ओजोन परत जो आपकी रहती है ये क्या करती है, जो हमारे सूर्य की जो परागैंगिक ये जो हार्मफुल किरणें आती हैं उसे ये ओजोन परत ब्लॉक करती है, जिससे अल्ट्रावायलेट जो रेस होती हैं वो ह्यूमन बॉडी पे सीधी नहीं पड़ती हैं। और ये सीधी ना पड़ने से एक जो बीमारी है कैंसर की बीमारी, स्पेशली ब्लड कैंसर की बीमारी, वो प्रोटेक्ट होती है। लेकिन आज की डेट में हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है, उसकी वजह से ही हमें ये जो कार्बन ओजोन की जो परत है वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है। और वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ यूज की जाती है, वो की जाती है आपकी शीतलक में, रेफ्रिजरेटर्स में, या जो आपके परफ्यूम आते हैं उनकी बोतल्स में ये गैस यूज़ की जाती है। क्योंकि ये गैस ज्वलनशील नहीं है और किसी प्रकार की टॉक्सिक नहीं रहती, इसलिए इसका आसानी से यूज़ हो रहा है। लेकिन इसका जो हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, आपका ओजोन परत में। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो इफेक्ट आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, ओजोन परत में। और ये कहाँ सबसे ज़्यादा उपयोग होती है, शीतलक में, या फिर जो रेफ्रिजरेटर या फिर ये कंडीशन होते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है। अब आपको बताना है अच्छे अभिलेख एवं प्रतिवेदन के लक्षण हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स अच्छे से रखना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो उसमें शुद्धता होना ज़रूरी है, उसमें संक्षिप्तता ज़रूरी है और उसमें संपूर्णता ज़रूरी है। तो यदि हम इसका देखें तो ऑल ओवर सभी इसके लिए उपयुक्त हैं। तो इसका जो सही आंसर वो है आपका उपयुक्त सभी इसके लिए ज़रूरी रहते हैं। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे। और यदि आपको इसी प्रकार की सीरीज आपको अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी अच्छे और नए टॉपिक पे किसी नए वीडियो के साथ में।